हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज है 28 जनवरी। आज की करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों से बताना चाहता हूं। देखिए, अपने से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 69 का पेपर दिया था। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एसआई का पेपर दिया था। किसी का प्रीलिम्स हुआ, किसी का मेंस में जो जिनका प्रीलिम्स हुआ वो मेंस में क्वालिफाई सही से नहीं कर पाए। तो कुछ लोगों ने क्वालिफाई किया भी है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने दिमाग में बिल्कुल बना करके रखनी है। देखिए, बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, जिन्होंने सेकंड अटैम्प्ट में ही अगर उनसे नहीं हुआ तो उनके दिमाग में आ जाता है कि मुझसे नहीं होगा। ये चीज़ें जो है अपने दिमाग में, अपने जहन में बिल्कुल भी नहीं आने दीजिए कि मुझसे नहीं होगा। आपने ये जो जर्नी है जो आपने खुद ने तय की है, और अगर आप इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि आप उस लेवल पे सारे नॉलेज गेन कर चुके हैं, बस एक प्रॉपर गाइडेंस की कमी है, तो उस चीज़ को लेकर के ये अपने दिमाग में कभी मत आने दीजिए कि मुझसे नहीं होगा। मैं आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा हूँ। कुछ भी तरह का दिक्कत हो मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरे जो मैंने मेल आईडी दिया है वहाँ पे आप मुझे फीडबैक दीजिए, वहाँ पे अपनी चीज़ें बताइए। उस लेवल पे चीज़ें उस तरह से सॉर्ट आउट की जाएगी। तो अपने दिमाग में कभी मत आने दीजिए मुझसे नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि लोग ये भी सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने दूसरा अटैम्प्ट में दिया, जो जिनका क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो आप ये सोच रहे होंगे कि लोग क्या कहेंगे। ये चीज़ें आपके दिमाग में कभी भी आने नहीं चाहिए। ये ध्यान में रखिएगा। ये आपने ये जर्नी तय की है। ये जर्नी इतनी आसान नहीं होने वाली है जितनी आसान आप समझ रहे हैं या सोच रहे हैं। ये जर्नी बहुत मुश्किलों भरी होने वाली है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस मुश्किल भरी जो जर्नी है इसको आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। इसको आप अच्छे से ये जो जर्नी है इसको आप इस कठिनाइयों का सामना करके आप सफल नहीं हो सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। बस अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस बरकरार रखिएगा। तीसरी बात की मैं बात करूं कि आप में से बहुत सारे लोग हैं कि यार एक अटैम्प्ट दिया, दो अटैम्प्ट दिया, तीन अटैम्प्ट दिया, और फिर आपके दिमाग में आता है कि यार अब मेरे से नहीं होगा, मेरा मूड नहीं है। तो ये चीज़ें हमेशा आपके दिमाग में आती ही होगी, डेफिनेटली आती होगी। एज एन एस्पिरेंट्स आती होगी। सेकंड और थर्ड अटैम्प्ट के बाद ये डेफिनेटली आ जाती होगी, यार इससे नहीं होगा, चलो मैं अपना गोल चेंज कर लेता हूँ। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका कंपटीटर आप खुद हैं। आपको अगर कोई हरा सकता है तो आप खुद हरा सकते हैं। तो हमेशा अपने आप में पॉजिटिवनेस बरकरार रखिएगा। कॉन्फिडेंस जो है वो आपको हमेशा मेंटेन करते हुए चलना है कि आप इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। चौथा जो आता है, मेरी किस्मत खराब है। देखिए, किस्मत कहीं ना कहीं मैटर करता है, लेकिन उससे ज़्यादा मैटर करता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं जो इस जर्नी में हैं, आपके साथ लाखों बच्चे हैं जो इस जर्नी में हैं। तो आप उनसे बेटर कैसे हो पाएंगे, उस चीज़ पे आपको वर्क करना है, उस चीज़ पे आपको मेहनत करनी है। किस्मत कहीं ना कहीं मैटर करता है। और सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन सलेक्शन। अगर आप मेंस के पेपर में बैठ रहे हैं तो कौन से क्वेश्चन को सेलेक्ट कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा मैटर करता है। उसी क्वेश्चन को सेलेक्ट कीजिए जिसमें आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है आप उसको आंसर करने में। ये थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। और पांचवा जो पॉइंट है, अब में से बहुत सारे लोग जो वर्किंग होंगे उसमें बहुत सारे लोगों का एक्सक्यूज़ ये होता है कि मेरे पास समय नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए एक्सक्यूज़। बहुत सारे लोग जॉब करते करते क्वालिफाई कर चुके हैं। यूपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं, तो पीसीएस लेवल का एग्जाम क्यों नहीं क्वालिफाई कर सकते। तो ये सारी बातें हैं जो हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। ये सारे एक्सक्यूजेस बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। आप में से बहुत सारे लोग हाउस होल्ड वर्क्स भी करते होंगे, तो ये सारी चीज़ जो है आपको समय निकालनी है। सब 24 घंटा सभी के पास है। ऐसा नहीं है कि ये समय जो है किसी को 26 घंटा मिल रहा है एक दिन में, किसी को 22 घंटा मिल रहा है। 24 घंटा सभी को मिल रहा है और सब इसी में ही समय निकाल करके सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो आप भी प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाइए, अपना रूटीन सेट कीजिए, और उस टेबल पर डेली बेसिस पे आप वो चीज़ें जो आपने तय की है उसको आप फॉलो करते हुए चलिए। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो आपके अपने अंदर हमेशा ध्यान में रखनी चलनी है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है, पॉजिटिवनेस मेंटेन रखनी है। बाकी सपोर्ट मेरा हमेशा आपको रहेगा। करंट अफेयर इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज के डेट में। आप देख सकते हैं पीसीएस लेवल का पेपर किस तरह से अपग्रेड हो गया है और कितना अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस भी, ऐसे राइटिंग में बहुत बड़ा मैटर करता है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चलिए और रेगुलर लिखते हुए चलिए। स्पीड मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज का पहला जो न्यूज़ है वो है अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस। ये ध्यान में रख सकते हैं कि ये 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसको याद करने का तरीका आप इस तरह से कर सकते हैं कि 26 जनवरी जो है वो हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और उसी दिन हम लोग इसको इंटरनेशनल क्लीन एनर्जी डे भी हम लोग उसी दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरह से रिलेट करके ना आप दिवस को है जी, आप कोई इंपॉर्टेंट डे है वो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, 26 जनवरी जो है वो स्वच्छ ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा
क्वेश्चन में मैं पीछे नहीं हटूंगा और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग उसका आंसर करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने ये है कि देखिए, मैंने आपको सस्टेनेबल गोल के बारे में बताया, सतत लक्ष्य, है ना, बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य जो है भारत की तरफ से। तो आप मुझे बताइएगा टोटल कितने लक्ष्य रखे गए हैं, टोटल कितने लक्ष्य हैं जिसके ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं, भारत वर्क कर रहा है, ये आपको बताना है। और उसमें आप मुझे ये बताइएगा क्लीन एनर्जी के बारे में, क्लीन एनर्जी स्वच्छ ऊर्जा के बारे में किस नंबर वाले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में मेंशन किया हुआ बात है, किस नंबर पे, कौन सा नंबर है, वो आपको बताना है कि क्लीन एनर्जी के बारे में वहाँ पे बताया गया है। मुझे कमेंट सेक्शन में आप सभी के आंसर चाहिए। मैंने आप लोगों को लास्ट 3-4 दिन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में डिटेल में आपको स्लाइड्स में बता रखा है, थोड़ा सा आप उसको, अगर आपको ध्यान होगा तो आप उसका आंसर बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है क्लीन एनर्जी जो है, ये बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 26 जनवरी को इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये जो क्लीन एनर्जी डे जो है, ये बेसिकली हम लोग जो सेलिब्रेट करते हैं, ये इसको स्टार्ट जो किया गया था, ये स्टार्ट किया गया था यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। यूएन जनरल असेंबली के द्वारा इसको घोषित किया गया था, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया था सेलिब्रेट करने को लेकर के। और ये बेसिकली देखिए, यहाँ पे क्लीन एनर्जी मतलब क्या हो गया, प्रदूषण रहित, यानी जिससे हमारा प्रदूषण ना फैले, यानी एयर पॉल्यूशंस हो गए, वाटर पॉल्यूशंस हो गए, ये सब बेसिकली इसको रोकने के लिए ये रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर वर्क किया जा रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के ऊपर वर्क किया जा रहा है, जो कि IRENA है, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 26 जनवरी 2009 में हुई थी। और इसी चीज़ को लेकर के ये दिवस के रूप में भी हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। इसका लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि हम क्लीन एनर्जी को बढ़ावा दें, क्या करें, स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस जो है वो बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है। IRENA की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या करता है, कंट्रीज़ को सपोर्ट करता है, किस चीज़ में, देश को समर्थन देता है ऊर्जा परिवर्तन में, और ये स्ट्रॉन्ग बनाता है क्या, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को, कि बड़े लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे सभी देशों मिल करके ये क्या कर सकते हैं, इसको क्लीन एनर्जी के ऊपर इसको बढ़ावा दिया जाए, ताकि सभी कंट्री इसके ऊपर वर्क कर सके। ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत आपको देखने को मिलेगा, लगभग 29% आप देख सकते हैं ये बिजली प्रदान करता है। तो ये सारे एक तरह से आपका जो है वो एक तरह से एनर्जी के ऊपर आपको एक पॉइंट आप देख सकते हैं। तो कहीं पे भी एनर्जी से रिलेटेड कहीं पे भी कुछ क्वेश्चंस आए तो आप इसको भी वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी भी सेलिब्रेट करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, और ये बेसिकली 26 जनवरी को हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो पद्मा अवार्ड से रिलेटेड है। देख सकते हैं 3 अवार्ड जो है, प्रमुख अवार्ड जो होता है पद्मा का, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये हर वर्ष रिपब्लिक डे के दिन यहाँ पे दिया जाता है। तो ये गवर्नमेंट के तरफ से इस बार 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, इस बार जो पद्म अवार्ड दिया गया है, इसका बेसिकली किन किन लोगों को दिया गया है, ये पहले तो अगर मैं बात करूँ टोटल जो है यहाँ पे पद्म विभूषण जो है वो टोटल 5 लोगों को दिया जा रहा है, 5 लोगों को दिया जा रहा है। पद्म भूषण जो है वो 17 लोगों को दिया जा रहा है, और पद्मश्री 110 लोगों को दिया जा रहा है। देख सकते हैं ये 110, 17 और 5 लोगों को ये पद्म अवार्ड यहाँ पे दिया जा रहा है। जो फॉर्मर पूर्व उपराष्ट्रपति की मैं बात करूँ, वेंकैया नायडू जो थे, है ना, अभिनेता चिरंजीवी, एक्ट्रेस की मैं बात करूँ विजयंती माला बाली, और भरतनाट्यम नृत्यांगना यहाँ पे जो डांस है वो पद्म सुब्रमण्यम, ये सारे जो हैं जिनको पद्म विभूषण का अवार्ड दिया जा रहा है। देख सकते हैं पद्म विभूषण का अवार्ड यहाँ पे दिया जा रहा है। और बाकी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट वो होते हैं जो समाज में क्या करते हैं, समाज के भलाई के लिए काम करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। ठीक है, जो बेसिकली समाज में रह करके चीज़ों को बताते हैं। बिंदेश्वर पाठक जो हैं, जो आज के डेट में नहीं है, ये जो आज के डेट में नहीं है उनको पद्म विभूषण भी मिल रहा है। देख सकते हैं ये 5 लोग हैं जिनको बेसिकली 5 लोग, याद रखिएगा ये क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। पद्म विभूषण यहाँ पे 5 लोगों को दिया गया है। 5 का नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वेंकैया नायडू, चिरंजीवी, विजयंती माला, भरतनाट्यम जो है पद्म सुब्रमण्यम, और लास्ट में जो आप देख सकते हैं बिंदेश्वर पाठक, जो मरणोपरांत इनको यहाँ पे पद्म विभूषण मिला है, ये देख सकते हैं। ठीक है,
बाकी 17 पद्म भूषण मिला है और 110 पद्मश्री अवार्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं। पद्म भूषण अवार्ड में आप देख सकते हैं फातिमा बीवी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तमिल के एक्टर जो विजयकांत, जो आज के डेट में नहीं है हमारे बीच। मिथुन चक्रवर्ती का भी नाम इसमें शामिल है। उषा उदुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इनको ध्यान में रखते हुए चलिएगा। इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, उद्योगपति सीताराम जिंदल की बात यहाँ पे कही जा रही है। प्यारेलाल शर्मा की बात कही जा रही है जो संगीतकार हैं। और फॉक्सकॉन चेयरमैन जो है योंग लियू, यह अध्यक्ष जो है योंग लियू, इनको यहाँ पे पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा जा रहा है। ठीक है, ये सारे लोगों को पद्म भूषण अवार्ड मिला है, पद्म भूषण। ठीक है, ये याद रखिएगा। 5 पद्म विभूषण यहाँ पे दिया गया है, 17 पद्म भूषण मिला है और 110 पद्मश्री, याद हो गया। अब यहाँ पे 34 अनसंग हीरोज भी हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिनको ये अवार्ड दिया गया। इंडिया की पहली वुमेन एलिफेंट की अगर मैं बात करूँ तो मोहती प्रभाती बरहाउ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ट्राइबल यानी आदिवासी पर्यावरणविद की बात कही जा रही है, एनवायरमेंटलिस्ट की बात कही जा रही है, छामी मुर्मू की बात यहाँ पे कही जा रही है। और सोशल वर्कर जो है, सामाजिक कार्यकर्ता, संगठन की माँ, ये सारे शामिल हैं इस अवार्ड्स में। ठीक है, पद्म अवार्ड्स इन सारे लोगों को दिया जा रहा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। नंबर तो बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलना है। और पद्म विभूषण जिनको दिया गया है उनका नाम तो आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ये चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखते हुए चलनी है। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। ये है, अभी इन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उषा उथुप, यही है उषा उथुप। यहाँ पे इनको आप देख सकते हैं, ये दिग्गज गायिका हैं। उषा उथुप को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं जो संगीत में उनके योगदान बहुत ज़्यादा हैं। पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया है। उन्होंने इस मान्यता के लिए उन्होंने भगवान, सरकार और देश के प्रति आभार व्यक्त किया है। जो ये उपलब्धि उनको जो हासिल हुई है, इन्होंने ग्रैटिट्यूड अपना दिया है गॉड को, सरकार को, गवर्नमेंट को, कंट्री को, इस उपलब्धि के लिए। और इन्होंने एक्नॉलेज भी किया है जो सपोर्ट है इनका, कहाँ से इनको सपोर्ट मिलता हुआ आया है। फैमिली, देखिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चाहे आप कहीं पे भी किसी भी रोल में क्यों ना हो, कुछ क्यों ना कर रहे हो, आपके परिवार, कोई आपके साथ खड़े रहे या ना खड़े रहे, आपके परिवार और आपके दोस्त जो हैं वो हमेशा आपके साथ खड़े देखने को मिलेंगे। म्यूजिशियंस जो हैं वो भी इनको भी एक्नॉलेज किया है। टेक्नीशियन जो है उनको भी इन्होंने एक्नॉलेज किया और मीडिया का भी इन्होंने समर्थन किया है इस अवार्ड को रिसीव करने के समय। जो एक्टर हैं मिथुन चक्रवर्ती, पॉलिटिशियंस भी हैं आज के डेट में, तो मिथुन चक्रवर्ती, चलिए मुझे बताइएगा, तीसरा क्वेश्चन तो मैं पूछूंगा, ये कहाँ के मिथुन चक्रवर्ती की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, मिथुन चक्रवर्ती को तो सबको ही जानते होंगे, है ना, ऐसा तो नहीं है कि कोई इनको नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको बताना है कि ये जो है बेसिकली पॉलिटिशियन जो है वो मेंबर जो है वो कहाँ के मेंबर है वो आपको बताना है, किस जगह के मेंबर है वो आपको बताना है मिथुन चक्रवर्ती के बारे में। ठीक है, चलिए, तो अगला जो है वो प्यारेलाल शर्मा है, जो जिनको म्यूजिक डियो लक्ष्मीकांत के साथ यहाँ पे इनको मिला है अवार्ड पद्म भूषण का। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जो इनकी जोड़ी है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल शर्मा को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो जोड़ी है उसमें प्यारेलाल जी को यहाँ पे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो याद रहेगा उषा उथुप, आपको पद्म भूषण ध्यान में रखते हुए चलना है और पद्म विभूषण तो बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलना है। 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण अवार्ड यहाँ पे दिया गया है और 110 पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, ये ध्यान में रखिएगा 2024 में। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आप यहाँ पे देख सकते हैं, परीक्षा पे चर्चा, है ना हम लोग भी तो चर्चा करते रहते हैं परीक्षा पे। अभी एसआई का रिजल्ट आया, बहुत सारे लोग क्वालिफाई किए हैं, परीक्षा पे चर्चा हमने किया है कि किस तरह से, कहाँ दिक्कत आ गई, कहाँ क्या स्ट्रैटेजी थी जिन्होंने ऐसा ही क्वालिफाई किया है, या किसी का नहीं हो पाया तो किस कारणवश नहीं हो पाया। तो अभी 69th का पेपर हुआ था, उसमें बहुत सारे लोगों का हुआ है, कुछ लोगों का नहीं हुआ है, तो क्या दिक्कत आ गई है, तो ये परीक्षा पे चर्चा की बात यहाँ पे कही जा रही थी। यहाँ पे स्टूडेंट, पेरेंट्स और टीचर्स यहाँ पे इवेंट के लिए रेडी हैं। जो परीक्षा पे चर्चा है
और यहाँ पे इनके द्वारा अपॉर्चुनिटी इनको मिली है कि वो इंटरेक्ट कर सके। किससे इंटरेक्ट करेंगे? हमारे रियल एग्जीक्यूटिव पावर कौन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से ये बेसिकली इंटरेक्ट करने के लिए रेडी है। ये कितनावा एडिशन है? सबसे पहले एडिशन, संस्करण आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। संस्करण ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग इसको नोटिस नहीं करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रीलिम्स में खास करके। तो क्योंकि प्रीलिम्स में आज के डेट में अगर पीसीएस लेवल की मैं बात करूँ तो अपग्रेड हो गया है। आप देख सकते हैं एग्जाम का पैटर्न, अगर किसी लोगों ने 69 का पेपर नहीं दिया है तो 69 का प्रीलिम जरूर जा करके देखिएगा, उसका पेपर किस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस इस लेवल पर पूछे जाते हैं कि आपको अगर कोई टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उस टॉपिक का आपको डिटेल्ड में सारे नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब वन लाइनर वाला कॉन्सेप्ट गया है खास करके बीपीएससी के एग्जाम में, तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। 7वां एडिशन जो है यहाँ पे परीक्षा पे चर्चा जो हुआ है, कहाँ हुआ है? भारत मंडपम में आयोजित किया गया है। तो भारत मंडपम कहाँ है? प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली की अगर बात कही जा रही है तो माई गवर्नमेंट पोर्टल में भी इसके बारे में जिक्र किया गया है। और यहाँ पे कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था माई गवर्नमेंट पोर्टल पर? 2.26 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किया था। और ये बेसिकली किस चीज़ को दर्शाता है? ये दर्शाता है कि देश भर में छात्रों के बीच में कितना उत्साह है ना, इस टॉपिक पे डिस्कशन करने को लेकर के, परीक्षा पे चर्चा, और वो भी खास करके रियल एग्जीक्यूटिव पावर की मैं बात कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो लोग इंटरेक्ट करने के लिए इतने ज़्यादा उत्साहित हैं, आप देख सकते हैं 2.26 करोड़ लोग के द्वारा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किया गया है। एकलव्य की मैं बात करूँ, एकलव्य मॉडल आवासीय जो है, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जो है के 100 छात्र पहली बार कार्यक्रम में यहाँ पे शामिल हुए। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के पहली बार 100 छात्र जो हैं वो इस प्रोग्राम में शामिल हुए थे। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 12 जनवरी से 23 जनवरी के तक देश भर में स्कूल स्तर पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई है। देख सकते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है स्कूल भर में 12 से 23 जनवरी के बीच में, और ये नेशन वाइड की बात कही जा रही है, यानी देश भर की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो भारत मंडपम में स्कूल पे परीक्षा पे चर्चा आयोजन हुआ है, 7वां एडिशन हुआ है। कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था? 2.26 करोड़। ये आंकड़ा वाले जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं उसको थोड़ा ध्यान से समझते हुए चलिएगा, ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, भारत मंडपम आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ यहाँ पे देख सकते हैं, करियप्पा ग्राउंड पे हुआ, करियप्पा ग्राउंड पे एनसीसी रैली। चलिए मेरा अगला क्वेश्चंस तो रहेंगे, क्वेश्चंस आप लोगों को, मुझे 70 बीपीएससी में रिजल्ट चाहिए, क्वेश्चंस मेरे तरफ से आपको हमेशा पूछे जाएंगे, उसमें कोई भी दो राहें नहीं हैं। मुझे बताइएगा कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो है एनसीसी, ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, एनसीसी की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी, वो मुझे बताइएगा। ठीक है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, फॉर्मेशन कब हुआ था, ये मुझे बताइएगा आप। और सबसे बड़ी बात है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी आप मुझे बताइएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, और इसका ये भी मुझे बताइएगा मोटो क्या है, मोटो भी आप मुझे बताइएगा। और ये 6 क्वेश्चन हो गए। और 7वां नंबर, डायरेक्टर जनरल कौन है, इसी बहाने आप लोग एनसीसी के बारे में पढ़िएगा, डायरेक्टर जनरल कौन है आज के डेट में, ये मुझे आपसे जानना है। ये 4 क्वेश्चंस मैंने आपको एनसीसी से रिलेटेड दिए हैं। पहला, ये फॉर्म कब हुआ था, 5वां इसका हेडक्वार्टर कब है, 6ठा इसका मोटो क्या है एनसीसी का, और 7वां डायरेक्टर जनरल कौन है एनसीसी के, वो आपको बताना है। करियप्पा ग्राउंड कहाँ है, करियप्पा ग्राउंड दिल्ली कैंट, आपने देखा होगा, सुना होगा, दिल्ली कैंट, वहीं पे ये बेसिकली करियप्पा ग्राउंड है। और वहीं पे इनके द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संबोधन किया गया है। करियप्पा ग्राउंड पे कब की बात कही जा रही है, 27 जनवरी, कल के दिन की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो नरेंद्र मोदी ने 27 जनवरी को नई दिल्ली के दिल्ली कैंट के पास करियप्पा ग्राउंड है, वहीं पे उस रैली में इन्होंने संबोधन किया है। अमृतकाल की एनसीसी, देखिए कल्चरल प्रोग्राम हुआ था जिसका थीम क्या था, अमृतकाल की एनसीसी की। ठीक है, इसको ये हाईलाइट किया गया है
कि किस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम में अमृत पीढ़ी के योगदान और सशक्तिकरण को प्रदर्शित करते हुए युवाओं के सशक्तिकरण पर प्रकाश डाला है। तो यूथ का जो कंट्रीब्यूशन है अमृत पीढ़ी को लेकर के, ठीक है, वो किस तरह से एम्पावर कर रहे हैं, युवाओं के सशक्तिकरण पर यहाँ पे हाईलाइट यहाँ पे की गई है बातें। ये संबोधन में मोदी जी के द्वारा यहाँ पे संबोधित किया गया है। कितने लोग यहाँ पे भाग लिए थे? 2200 एनसीसी कैडेट जो है वो यहाँ पे भाग लिए थे भारत से, और 24 फॉरेन कंट्री के लोग भी यहाँ पे पार्टिसिपेटेड थे। अब देख सकते हैं 24 विदेशी देशों के 2200 से अधिक एनसीसी कैडेटों के साथ 400 सरपंचों और स्वयं सहायता समूह की 100 महिलाएं भी भाग ली थी। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आप मेरी रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया भी है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो बेसिकली क्या होती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, सबसे पहला चीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो मुझे बताइएगा सबसे पहला चीज़ कि कितने क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछ लिए। यहाँ पे 7 क्वेश्चन है ना। 8वां क्वेश्चन मेरा आपसे ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। एक सेकंड रुकिए। हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है उसमें बेसिकली कितने ये जो ग्रुप होता है वो कितने लोगों का ग्रुप होता है, पहले ये मुझे बताइएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन है कितने से कितने एज ग्रुप के जो पर्सन है, महिलाएं हैं या लोग हैं, वो कितने से कितने एज ग्रुप के बीच में इसमें शामिल होने के लिए एलिजिबल हैं, वो भी मुझे बताइएगा। ये भी मैंने आपको बताया है, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको नहीं बताया है कि कितने से कितने एज ग्रुप के बीच के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और कितने लोगों का ये ग्रुप होता है, ये मुझे बताइएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो 100 वुमेन जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की इसमें शामिल हुई थी, 400 सरपंच इसमें शामिल हुए थे, और 24 देशों से 2200 एनसीसी कैंडिडेट जो है वो इंडिया और फॉरेन कंट्रीज दोनों मिला करके 2200 एनसीसी कैंडिडेट जो थे वो इसमें शामिल हुए थे। ये करियप्पा परेड ग्राउंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहीं पे ये रैली हुई थी, ठीक है। कहाँ पे? ये दिल्ली कैंट में। बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है। इनका नाम जो है वो स्क्वाड्रन लीडर निकिता मल्होत्रा है। ये निकिता मल्होत्रा है स्क्वाड्रन लीडर, ठीक है, एयरफोर्स की है, और इनको वायुसेना मेडल से सम्मानित किया गया। वायुसेना मेडल, ये 75वां रिपब्लिक डे हम लोग इस बार सेलिब्रेट कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बन सकते हैं 75वें गणतंत्र दिवस को लेकर के। तो ये सारे पॉइंट जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ 75वां गणतंत्र दिवस को लेकर के, ये सारे को आप नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके मेन्स आंसर राइटिंग में। तो स्क्वाड्रन लीडर जो निकिता मल्होत्रा है, जो इंडियन एयरफोर्स की है, इनको वायुसेना पदक से यहाँ पे इनको सम्मानित किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कर्तव्य पथ पर फ्लाइट पोस्ट के दौरान टैंगल फॉर्मेशन में डॉल्नियन विमान के पायलट के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए, टैंगल फॉर्मेशन क्या होता है? 3 विमान एक साथ आपकी जो फ्लाई करती है। अगर आपने परेड देखा है तो डेफिनेटली आपने देखा होगा 3 विमान एक साथ। डॉल्नियर एयरक्राफ्ट की ये पायलट थी। डॉल्नियर एयरक्राफ्ट, कौन सा डॉल्नियर एयरक्राफ्ट होता है? ये वाला, ये देखिए, कुछ याद आया? हाँ, 26 जनवरी की परेड देखी है कि नहीं देखी है किसी लोगों ने? अगर नहीं देखी है तो डेफिनेटली जा कर के देखिए। ये सारी चीज़ जो है, झांकी वगैरह जो होता है, ये इंडिपेंडेंस डे जो होता है, जो रिपब्लिक डे होता है, ठीक है, फिर गांधी जयंती होती है, फिर स्वच्छ भारत अभियान होता है, ये सारे आप लोग लाइव न्यूज़ देखा करें। इनसे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो आपको कलेक्ट होकर होंगे मेंस आंसर राइटिंग में लिखने के लिए। तो इसी की पायलट थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसी को डॉल्नियर एयरक्राफ्ट कहा जाता है, ठीक है। और ये टैंगल फॉर्मेशन के लिए इन्होंने किया था कर्तव्य पथ के ऊपर से, और इनको वायुसेना मेडल यहाँ पे दिया गया है। इस बार का जो थीम है, थीम आप लोग को मैंने कल भी बता रखा था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ये ध्यान में रख सकते हैं। ये इस वर्ष का थीम है गणतंत्र दिवस का, जो कि आपको ध्यान में रखना है। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका इस वर्ष का थीम है, याद रहेगा सभी लोगों को। डॉल्नियर एयरक्राफ्ट भी मैंने आपको दिखा दिया। 26 जनवरी का अगर आपने परेड देखा होगा तो डेफिनेटली आपने इसको देखा होगा, ठीक है। ये देख सकते हैं इस तरह से डॉल्नियर एयरक्राफ्ट, ये टैंगल फॉर्मेशन है, ठीक है। टैंगल फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे निकिता मल्होत्रा के द्वारा फ्लाइंग पास्ट किया गया था कर्तव्य पथ के ऊपर से। वायुसेना मेडल क्या होता है? देखिए, वायुसेना मेडल इनको यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। ये मिलिट्री के जो डेकोरेशन को जो मेंटेन करता है,
ठीक है। जनरली ये बेसिकली जो अपने जॉब को बहुत अच्छे से कर रहा है इंडियन एयरफोर्स में, उनको ये अवार्ड बेसिकली दिया जाता है। ये बेसिकली गैलेंट्री अवार्ड के अंदर भी आता है, और ये बेसिकली इनका जो रैंक है सेम वीर चक्र के बराबर इसका रैंक है वायुसेना मेडल का। तो अगर मैं बात करूं, ये अवार्ड जो है पहली बार जो दिया गया था वो 1960 में दिया गया था, और अब तक कितने लोगों को ये अवार्ड दिया जा चुका है, तो मोर देन 1000 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा ये प्रेजेंट किया जाता है, तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये प्रेजेंट किया जाता है। ये देख सकते हैं इस तरह का ये आपका मेडल होता है, और ये बेसिकली जो अच्छे से जॉब करते हैं इंडियन एयरफोर्स में उसी को ये दिया जाता है। 17 जून 1960 को प्रेसिडेंट के द्वारा ये बेसिकली अवार्ड जो है ये बना था, और 1961 से ये अवार्ड दिया जाना स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं 2 कैटेगरी का अवार्ड होता है, एक वायुसेना मेडल जो गैलेंट्री अवार्ड है, और एक होता है वायुसेना मेडल डिवोशन टू ड्यूटी, जो अपने ड्यूटी को निभाते निभाते जो बेसिकली शहीद हो गए हैं उनको भी ये अवार्ड बेसिकली दिया जाता है। इस तरह का ये आपका वायुसेना मेडल अवार्ड दिखता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा वायुसेना मेडल से रिलेटेड। अभी फ़िलहाल रिसेंट में निकिता मल्होत्रा को ये अवार्ड बेसिकली दिया गया, देख सकते हैं इनको ये अवार्ड यहाँ दिया गया। क्लियर हो गया ये न्यूज़ आई होप। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इनके बारे में तो लास्ट 2-3 दिन से बहुत चर्चा हो रही है। यह इमैनुअल मैक्रोन जो है ये फ्रांस के आपको जो प्रेसिडेंट उनको यहाँ पे बेसिकली उनकी बात यहाँ पे कही जा रही है, जो इस वर्ष बेसिकली क्या थे, इस वर्ष चीफ गेस्ट के रूप में हमारे रिपब्लिक डे में शामिल हुए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया और फ्रांस के द्वारा डिफेंस सेक्टर्स में MOU साइन हुआ है। MOU साइन, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात यहाँ पे कही जा रही है। यहाँ पे जो समझौता ज्ञापन होता है वो यहाँ पे उस पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों देशों में और रिलेशंस को क्या है डेवलप किया जा रहा है और स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे लेटर ऑफ इंटेंट यहाँ पे साइन हुआ है, यानी आशय पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। किस क्षेत्र को लेकर के, किस क्षेत्र में, डिफेंस क्षेत्र में। ठीक है, किस क्षेत्र में, रक्षा अंतरिक्ष साझेदारी में यहाँ पे आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। 2 कंपनी है, एक है TASL जो भारत की कंपनी है, और दूसरी जो कंपनी है एयरबस, ये फ्रांस की कंपनी है। इन दोनों के बीच में ये हस्ताक्षर हुए किस चीज़ को लेकर के, H125 हेलीकॉप्टर को लेकर के। ठीक है, इसके साथ साथ दूसरा भी MOU साइन हुआ है किस क्षेत्र में, ये बेसिकली अंतरिक्ष क्षेत्र में NSIL और एरियन स्पेस के बीच में यहाँ पे ये साइन हुआ है। 2 चीज़ों में यहाँ पे समझौता ज्ञापन साइन हुए हैं, आप देख सकते हैं दोनों देशों के बीच में। जो कॉपरेशन है आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो भारत की है, और फ्रांस की जो है इंस्टीट्यूट नेशनल डी रिसर्च पो एल एग्रीकल्चर एल एलिमेंटेशन एट एल इन्वायरमेंट, ये दोनों के बीच में यहाँ पे ये समझौता ज्ञापन जो है वो बेसिकली समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। देखिए TASL की मैं बात करूँ, देखिए डिफेंस सेक्टर्स की बात कही जा रही है। इंटरनेशनल रिलेशंस में आप देख सकते हैं फ्रांस और इंडिया के बीच में ये देखिए ये सारे जो MOU साइन होते हैं ये 2 देशों के रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए साइन किए जाते हैं। दोनों देश और एक दूसरे के क्लोज आ सके, एक दूसरे को और समझ सके। जब सामने वाला कंट्री कोई मुसीबत में हो तो हम उनकी हेल्प कर सके, और हम जब मुसीबत में हो तो सामने वाला कंट्री भी हमारी हेल्प कर सके। तो उस चीज़ को लेकर के ये सारे रिलेशन जो है, ये सारे MOU जो है, ये सारे लेटर ऑफ इंटेंट जो है, ये सारे समझौता ज्ञापन वगैरह हस्ताक्षर किए जाते हैं ताकि हमारे रिलेशंस और स्ट्रॉन्ग हो सके और हम एक दूसरे को हर तरीके से सपोर्ट कर सके। अभी यहाँ पे डिफेंस सेक्टर्स में, इंडस्ट्री के सेक्टर में दोनों देश पार्टनरशिप के रूप में उभर करके आए हैं। TASL कंपनी की मैं बात करूँ तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भारत की कंपनी है। एरोस्पेस की जो जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर करती है। मिलिट्री इंजीनियरिंग भी देखने को मिलेगा, और डिफेंस के सारी टेक्नोलॉजी को ये कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर करती है। ये पूरी तरह से टाटा सन्स के अंडर में ये कंपनी है। टाटा एडवांस सिस्टम जो है, जो होल्डिंग कंपनी टाटा ग्रुप है, इसकी जो सब्सिडियरी है सहकारी जो है टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड है। आप पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन टाटा सन्स है, देख सकते हैं। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में है, तेलंगाना जो में है, जो कि तेलंगाना का कैपिटल। और यहाँ पे देख सकते हैं जो बनमाली अग्रवाल है जो वो यहाँ के चेयरमैन है, और CEO और MD जो है वो सुकरन सिंह है। आप ध्यान देख सकते हैं, तो ये सारे लोग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। TASL से कनेक्टेड है, जो कि एक इंडियन कंपनी है और टाटा सन्स की बेसिकली कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है। दूसरी तरफ एयरबस कंपनी की बात कर रहे हैं तो ये एक एरोस्पेस कंपनी है। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्लैगनेक, कहाँ पे, ये फ्रांस में। ठीक है, इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, एयरबस SE है। ठीक है,
एयरबस ऐसी ही बात की जा रही है। इसकी स्थापना 2001 जुलाई में हुई थी, ब्लैंकनेक में ही हुई थी, और इसके फाउंडर जो है वो फेलिक्स क्रैस्ट है, फेलिक्स क्रैस्ट। इसके सीईओ जो है गुलियर्मो फॉरी हैं। 10 अप्रैल 2019 को ये बने थे, और आज के डेट में भी ये सीईओ हैं। जो डिज़ाइन ये क्या 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 एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन किए, तो एयरक्राफ्ट A380 हो गया, एयरबस A321 हो गया, एयरबस A340 हो गया, ये बेसिकली इसको ये मैन्युफैक्चर किए थे। सब्सिडरीज आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे, तो यही दोनों कंपनी के द्वारा MOU साइन हुआ है डिफेंस सेक्टर्स में, ये ध्यान रख सकते हैं। और किस चीज़ को लेकर के, यहाँ पे H125 हेलीकॉप्टर को लेकर के। कौन सा हेलीकॉप्टर है ये इसी हेलीकॉप्टर की बात यहाँ पे कही जा रही है। इसी को लेकर के MOU साइन हुआ है दोनों देशों के बीच में, H125 हेलीकॉप्टर। आई होप पूरा डिटेल में आपको क्लियर हो गया होगा, दोनों कंपनी से रिलेटेड किस चीज़ को लेकर के ये साइन किया गया है ना, दोनों देशों में, उससे रिलेटेड है। फ्रांस की मैं बात करूँ तो फ्रांस देश के साथ हम लोग MOU साइन किए हैं, और फ्रांस के साथ रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये चीज़ें हुई हैं, जो कि पश्चिमी यूरोप में ये बेसिकली आपको देश देखने को मिलेगा। इसका कैपिटल जो है वो पेरिस आप देख सकते हैं, जो कि फैशन हाउस के लिए फेमस है, आर्ट म्यूजियम वगैरह के लिए फेमस है, देख सकते हैं। लॉवर है, फिर मोनूमेंट्स हैं, जो यहाँ पे एफिल टावर जो है बहुत फेमस है। लोग बेसिकली पेरिस जो है वो विजिट करते हैं एफिल टावर के लिए, ठीक है। इसकी कैपिटल पेरिस आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके प्रेसिडेंट जो है इमैनुअल मैक्रोन, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, जो हमारे रिपब्लिक डे में जो है बेसिकली चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। गैब्रियल अट्टल यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। एरिया देख सकते हैं, डायलिंग कोड देख सकते हैं, पॉपुलेशन देख सकते हैं, ऑलरेडी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। फिर एक बार रिवीजन करने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। गैब्रियल अट्टल जो है वो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ये ध्यान में रख सकते हैं। और यहाँ की लैंग्वेज फ्रेंच है, और वेस्टर्न यूरोप में ये बेसिकली कंट्री देखने को मिलता है, ठीक है। क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका पूरा फ्रांस है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉर्डर किसके साथ टच कर रहा है, स्पेन के साथ ये टच कर रहा है, इटली के साथ टच कर रहा है, स्विट्जरलैंड के साथ टच कर रहा है, जर्मनी के साथ टच कर रहा है, ठीक है। ये सारे लोगों के साथ, और बेल्जियम, यहाँ पे सारे कंट्री के साथ ये अपना बाउंड्री जो है वो अपना शेयर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये पेरिस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये पूरा देश आप देख सकते हैं, पूरा देश की मैक्सिमम जो आप इसकी बॉर्डर है, अगर आप नोटिस करिएगा, मैक्सिमम बॉर्डर जो है वो बेसिकली सी लाइन से कनेक्टेड है, सी लाइन से कनेक्टेड है, सी कोस्ट से कनेक्टेड है। इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। थोड़ा सा अगर मैं इसको जूम करूँ, आपको देखने को मिलेगा, एक सेकेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए मैप इतना रीड करा दूंगा ना कि आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें याद हो जाएगी। थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए, ये वाला जो रास्ता है ये यूके और फ्रांस के बीच में आप देख सकते हैं स्ट्रेट ऑफ डोवर है, जो नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को कनेक्ट करता है। देख पा रहे हैं, ये स्ट्रेट ऑफ डोवर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये दोनों देशों को ये कनेक्ट करता है। अगला मैं बात करूँ, ये इंग्लिश चैनल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी दोनों देशों के बीच में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इंग्लिश चैनल बहुत न्यूज़ में बना रहता है, नॉर्थ सी आप देख सकते हैं बहुत न्यूज़ में बना रहता है। तो और अगर हम लोग बात करें, यहाँ चैनल आइलैंड्स है, बे ऑफ बिस्के आप यहाँ पे देख सकते हैं, बे ऑफ बिस्के, ठीक है। बे ऑफ बिस्के आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये छोटा सा खाली स्पेस है, वहाँ पे ये बे ऑफ बिस्के है। अगर मैं इधर बात करूँ, गल्फ ऑफ लायन, गल्फ ऑफ लायन आपको मेडिटेरियन सी का हिस्सा देखने को मिलेगा, फ्रांस के दक्षिणी तट पे आपको ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये गल्फ ऑफ लायन आपको ध्यान में रख सकते हैं। फिर मेडिटेरियन सी देख सकते हैं, लिगुरियन सी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इटली के नीचे ये बेसिकली रहता है, इटली के नीचे ये स्थित है लिगुरियन सी। तो ये सारी चीज़ जो है वो थोड़ा सा ध्यान में आप रख सकते हैं, ये सारे थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैप अच्छे से आप रीड कीजिए ताकि हर एक लोकेशन आपको अच्छे से याद हो जाए, और उसी को लेकर के ये बेसिकली मैं हर दिन आपको मैप से रिलेटेड मैप भी आपको रीड कराता हुआ चलता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूके आपको ऊपर में देखने को मिलेगा, स्ट्रेट ऑफ डोवर याद रखिएगा, स्ट्रेट ऑफ डोवर इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगला न्यूज़ जो है इंड टू इंड इंक्रिप्शन, ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। ये वर्ड अपने जब सोशल मीडिया अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये वर्ड आपको वहाँ पे भी देखने को मिलता है, इंड टू इंड इंक्रिप्शन। इसमें क्या होता है, जो आप मैसेज भेज रहे हैं और जिनको आप मैसेज भेज रहे हैं, आपके मैसेज भेजने के बाद उनके मैसेज रिसीव करने के पहले का जो टाइम पीरियड होता है, उसमें आपका जो कंटेंट है उसको इनक्रिप्ट किया जाता है। इनक्रिप्ट मतलब सिक्योर किया जाता है, सिक्योर, ताकि वो कहीं से मतलब हैक ना हो सके, या कहीं पे वो मतलब अगर मैं बात करूँ लीक ना हो सके, वो
पूरा कोडेड वे में। देखिए ये इनक्रिप्ट फॉर्म में जाता है और ये डिक्रिप्ट करते हैं बाद में, तो ये पूरी तरह से सिक्योर होता है। इन टू इंड इंक्रिप्शन आपको अगर कोई ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, तो वहाँ पे भी आपको इन टू इंड इंक्रिप्शन के बारे में देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली एक सिक्योरिटी मेजर है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, जो कि आपके डेटा प्राइवेसी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। गोपनीयता की सुरक्षा के लिए संचार प्रोटोकॉल में किया जाता है। देख सकते हैं जो भी कम्युनिकेशन होता है उसमें ये बेसिकली क्या करता है, सिक्योरिटी के रूप में ये आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका काम क्या होता है, ये प्रोसेस है, ये क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें डाटा को क्या किया जाता है, इनक्रिप्ट किया जाता है उस मोमेंट से जब ये सेंडर के द्वारा भेजा जाता है, और फिर रिसिपेंट उसको जब रिसिपेंट के पास पहुंचता है तो वो उसको डिक्रिप्ट करता है, ठीक है। तो सिक्योर कब तक किया जाता है, तब जब तक रिसिपेंट तक ये डिलीवर ना हो जाए। मेन तो यही है प्रोसेस। तो जिसके द्वारा डेटा को प्रेषक के डिवाइस से निकलने के क्षण से लेकर इच्छित प्राप्तकर्ता के डिवाइस तक पहुंचने तक इनक्रिप्ट किया जाता है, जिसमें ट्रांसमिशन के दौरान इसकी गोपनीयता सुनिश्चित होती है। आप देख सकते हैं ट्रांसमिशन मीडियम जो है उसमें उसके दौरान इसकी चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। देख सकते हैं लॉक सिंबल बना हुआ है, ये प्रोसेस सर्वर है, ठीक है। इसमें आपका कंटेंट जो है वो इनक्रिप्टेड मोड में, यानी आपका पूरी तरह से सिक्योर है, यानी इसमें आपका कोई भी मतलब किसी भी तरह का कोई डाटा लीक नहीं होगा, उसको प्रोटेक्ट करता है ये इन टू इंड इनक्रिप्शन, ठीक है। ये एक सिक्योरिटी मेजर है, ध्यान में रखिएगा। इंटरव्यू वगैरह में इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इंटरव्यू में एआई से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। अगला हम लोग बात करें, अगला जो है CSIR। क्या है ये CSIR, बता सकते हैं? CSIR ऐसे तो अगले स्लाइड्स में आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। CSIR झांकी देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। ये जम्मू से रिलेटेड न्यूज़ है। चलिए मैंने आपको बता दिया, जम्मू से रिलेटेड, जम्मू में ये चीज़ें होती हैं, उसी को लेकर के आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या किस चीज़ का यहाँ पे पौधा है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे इसको तोड़ के अपने बैग में भर रही है, तो ये बेसिकली जो है ये लेवेंडर इसको कहा जाता है। तो CSIR रिपब्लिक डे की गणतंत्र दिवस की झांकी ने बैगनी क्रांति पर प्रकाश डाला, यानी पर्पल रिवॉल्यूशंस की बात यहाँ पे कही जा रही है। पर्पल, ठीक है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की बात यहाँ पे कही जा रही है। उन्होंने दर्शाया है, क्या दर्शाया, रिपब्लिक डे में झांकी के रूप में पर्पल रिवॉल्यूशन को दर्शाया है, इन्होंने प्रदर्शित किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवेंडर कल्टीवेशन कहाँ पे होता है, जम्मू कश्मीर में। बैंगनी क्रांति पर लेवेंडर की खेती के माध्यम से प्रकाश डाला है रिपब्लिक डे में CSIR, ये ध्यान में आप रख सकते हैं। तो ये जो साइंटिफिक इंटरवेंशन है, जो वैज्ञानिक हस्तक्षेप है लेवेंडर को लेकर के, खेतों में उल्लेखनीय वृद्धि और लेवेंडर आधारित उत्पादों के विकास में मदद की है। आप देख सकते हैं लेवेंडर बेस्ड प्रोडक्ट को यहाँ पे क्या किया, डेवलप किया गया है, ठीक है। लेवेंडर कल्टीवेशन की बात कही जा रही है, जिससे क्षेत्र में कृषि स्टार्टअप के उद्भव को बढ़ावा मिला है। आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर स्टार्टअप जो रीजन है उसको इमरजेंस मिला है उस रीजन में, जम्मू के रीजन में। आप देख सकते हैं लेवेंडर बेस्ड प्रोडक्ट है, ये ध्यान में रख सकते हैं। कहाँ पे होता है, जम्मू कश्मीर में होता है। और इस चीज़ को शोकेस करने का मतलब क्या है, फोस्टर मतलब होता है स्ट्रॉन्ग करना, यानी बढ़ावा देना। ये इमरजेंस के रूप में उभरा है एग्रीकल्चर स्टार्टअप क्षेत्र में इस रीजन का। क्लियर, समझ में आया? तो एक लेवेंडर कल्टीवेशन को ज़्यादा रिमार्केबल ग्रोथ को लेकर के आप बात कर सकते हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कहीं पे भी कुछ टॉपिक देखने को मिलेगा तो वहाँ पे आप इसको मेंशन कर सकते हैं, इस पॉइंट को। देखिए मैं आपको गाइड भी कर रहा हूँ कहाँ पे कौन कौन से न्यूज़ आप यूज़ कर सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग में। तो कहीं पे भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर कहीं पे भी कोई टॉपिक है तो लेवेंडर स्टार्टअप को लेकर के आप वहाँ पे एक नोट में देख करके पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं कि इस बार CSIR के तरफ से रिपब्लिक डे के झांकी में आप पर्पल रिवॉल्यूशन के तरफ, पर्पल रिवॉल्यूशंस यहाँ पे शोकेस किया गया है, हाईलाइट किया गया है, किसके द्वारा, यहाँ पे CSIR के द्वारा, ठीक है। और ये पर्पल रिवॉल्यूशन क्या दर्शाता है, लेवेंडर कल्टीवेशन को दर्शाता है। कहाँ पे दर्शाता है, जम्मू कश्मीर में दर्शाता है। और ये एग्रीकल्चर स्टार्टअप का एक बहुत बड़ा इमरजेंस के रूप में उभरा है, बढ़ावा मिला है, ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कल्टीवेशन हो रहा है लेवेंडर का यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, तो बहुत बड़ी बात है, देख सकते हैं। चलिए जम्मू कश्मीर की बात आई है तो कितना क्वेश्चंस मैंने आप लोग को दे दिए थे। क्वेश्चंस तो मैं पूछता रहूँगा, आप लोग कहाँ गया, कितने क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से पूछे हैं, 8 क्वेश्चन पूछे हैं ना। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग से, 9वां क्वेश्चन, 9th नंबर का क्वेश्चन क्या है, जम्मू कश्मीर आज के डेट में UT है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी।
तो ये किस वर्ष बेसिकली किस दिन मुझे एग्जैक्ट डेट चाहिए, ये इसको यूनियन टेरिटरी घोषित किया। पहले ये राज्य के कैटेगरी में आता था, स्टेट के कैटेगरी में आता था, आज के डेट में यूनियन टेरिटरी के कैटेगरी में आ रहा है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो बेसिकली पहले जम्मू कश्मीर रीजन था, इसको स्प्लिट कर दिया गया और ये इसको यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो मुझे बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में कि किस दिन किस वर्ष ये बेसिकली इसको स्टेट से यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया। ठीक है, वो मुझे बताइएगा। CSIR की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नवाचार इंजन है। देखिए थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, साइंस एंड टेक। अभी देख सकते हैं साइंस एंड टेक के मंत्रालय जो है वो इसके पेरेंट इंस्टीट्यूशन है। इसके जो संस्थापक है रामास्वामी मुदलायर है, शांति स्वरूप भटनागर है। इसकी स्थापना 1942 में हुई थी, 81 ईयर्स अगो 26 सितंबर को हुई थी। इसके जो प्रेसिडेंट है वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। डायरेक्टर जनरल एन कालाई सेल्वी जो है वो इनके डायरेक्टर जनरल है। बजट वगैरह देख सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखिएगा प्रेसिडेंट और डायरेक्टर कौन है इसके CSIR के, तो कलाई सेल्वी, प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी। इस्टेब्लिश जो है वो 1942 में हुआ था। और पेरेंट इंस्टीट्यूशन कौन है, ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक है, ये ध्यान में रख सकते हैं। ये CSIR का पॉइंट है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जम्मू कश्मीर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका पूरा मैप है। थोड़ा सा इसको डिटेल में आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। सबसे पहला चीज़, जूम करने के पहले आप देख सकते हैं कौन कौन बाउंड्री से टच कर रहा है। ये पंजाब का बाउंड्री यहाँ शेयर कर रहा है बॉर्डर, हिमाचल प्रदेश यहाँ शेयर कर रहा है, लद्दाख के साथ ये शेयर कर रहा है, और इधर पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये अपना सारा जो बाउंड्री है, बॉर्डर है, वो शेयर कर रहा है। ये जम्मू का पूरा रीजन है, यहाँ पे इसका कैपिटल श्रीनगर है। श्रीनगर और जम्मू दोनों है, श्रीनगर और जम्मू दोनों कैपिटल होता है। अच्छा मुझे बताइएगा, चलिए एक और क्वेश्चन है, 10वां नंबर, विंटर कैपिटल क्या कहलाता है जम्मू का? विंटर कैपिटल, क्वेश्चन का तो भरमार कर दूंगा। और समर कैपिटल कौन है इसमें से? समर कैपिटल, ये दोनों मुझे बताइएगा। समर कैपिटल जम्मू का कौन है और विंटर कैपिटल कौन है, वो आप बताइएगा मुझे। पूछ आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुपवारा देख सकते हैं, बांदीपुर देख सकते हैं, राजौरी आप देख सकते हैं, यहाँ पे रियासी देख सकते हैं, जम्मू हो गया यहाँ पे, फिर सांबा हो गया, उधमपुर हो गया, कठुआ हो गया, डोडा हो गया, किश्तवाड़ हो गया। ठीक है, तो ये सारे लोकेशंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुलगाम हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। कहाँ पे? बारामुल्ला हो गया, बहुत सारा न्यूज़ में बना रहता है। उरी तो आप लोगों को ध्यान में होगा ही, इस पर तो मूवी भी बनी है। गुलमर्ग हो गया, गुलमर्ग का रास्ता भी आप देख सकते हैं। मुजफ्फराबाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सारे लोकेशन थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। कृत्रिम मतलब क्या होता है? कृत्रिम, आर्टिफिशियल की बात यहाँ पे कही जा रही है। इनका नाम क्या है? इनको ये यूनिकॉर्न आप देख सकते हैं, पहला यूनिकॉर्न कंपनी 2024 का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। AI अभी मैंने आपसे पूछा था ना, AI से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट स्टार्टअप कृत्रिम 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बन गया है। कौन है ये? भावेश अग्रवाल के द्वारा ये स्टार्टअप किया गया था, और आज के डेट में $50 मिलियन की फंडिंग के साथ ये बेसिकली आज के डेट में ये कंपनी है। ये अचीव किया हुआ है, 1 बिलियन वैल्यूएशन आज के डेट में डॉलर मूल्यांकन हासिल कर लिया है। ठीक है, $50 मिलियन का फंडिंग ये रेज किया है, और ये पहला AI यूनिकॉर्न कंपनी भारत का 2024 में बन गया है। कृत्रिम जो है लॉन्च हुआ था 1 महीना पहले, और ये लार्ज लैंग्वेज AI मॉडल है, याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल के रूप में इसको लॉन्च किया है। तो AI से रिलेटेड कहीं पे भी कोई भी टॉपिक रहे, आप इस चीज़ को वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि AI स्टार्टअप कृत्रिम जो है वो इंडिया का पहला आप देख सकते हैं यूनिकॉर्न कंपनी, यूनिकॉर्न 2024 में ये बेसिकली बन गया है। 2024 में ये बन गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यूनिकॉर्न कंपनी की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो अगर मैं बात करूं, यूनिकॉर्न कंपनी बन गया। और कृत्रिम का मतलब क्या होता है? देखिए मैंने आपको बताया कृत्रिम मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल यहाँ पे इसकी बात कही जा रही है। ठीक है, आर्टिफिशियल यहाँ पे कही जा रही है। और ये संस्कृत में संस्कृत में इसको कृत्रिम कहते हैं, याद रखिए कृत्रिम।
और ये बेसिकली क्या है, डेवलप करता है डाटा सेंटर को पूरे देश भर में। इसका एम क्या है, ये यहाँ पे सुपर कंप्यूटर के इकोसिस्टम को डेवलप करता है और AI डेवलपमेंट करता है इंडिया में। ठीक है, डेटा सेंटर को विकसित करने की प्रक्रिया में देश भर में ये बेसिकली शामिल है और बेसिकली सुपर कंप्यूटर पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लक्ष्य के साथ ये देश भर में डेटा सेंटर को विकसित करता है। यूनिकॉर्न कंपनी किसको कहते हैं? यूनिकॉर्न कंपनी वह कंपनी होती है जो बेसिकली $1 बिलियन के वैल्यूएशंस पे पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये वही कंपनी यूनिकॉर्न कहलाती है। और यहाँ पे अभी देख सकते हैं कृत्रिम जो है 2024 का पहला AI स्टार्टअप कंपनी आपको देखने को मिलेगा जो 1 बिलियन डॉलर की कंपनी में वैल्यूएशन में पहुंच गई है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो इंटेलिजेंस मतलब मशीन्स के लेवल पे इंटेलिजेंस हो, सॉफ्टवेयर के लेवल पे इंटेलिजेंस हो, या ह्यूमंस के लेवल पे इंटेलिजेंस जो अपोज कर कि मानव के इंटेलिजेंस को अपोज करके या किसी जानवर को अपोज करके उस लेवल पे इंटेलिजेंस जो है वो हासिल करता है। इसका काम क्या है? इट इज़ ए फील्ड ऑफ स्टडी। ये क्या है? ये एक अध्ययन करना है कंप्यूटर साइंस क्षेत्र में और डेवलप करना है इंटेलिजेंट मशीन को इस लेवल पे। इस मशीन को ही हम लोग क्या कहते हैं? AI कहते हैं। वैसा मशीन जो बेसिकली ह्यूमन इंटेलिजेंस को पीछे छोड़ दे, है ना, अपोज करे और कंप्यूटर साइंस क्षेत्र में उस लेवल पर डेवलप करे, उस लेवल पे स्टडी करे कि वो हर एक चीज़ को बहुत एडवांस लेवल पे बेसिकली वर्क करे। ठीक है, तो उसी को लेकर के ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये ध्यान में रख सकते हैं। अगला न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ICC वुमेन्स ODI क्रिकेटर, वुमेन्स ODI क्रिकेटर की बात यहाँ पे कही जा रही है। ये कौन है? अथापत्थु चमारी। ये बेसिकली श्रीलंकन टीम के तरफ से ये बेसिकली खेलती हैं और इन्हीं को ये बेसिकली ICC वुमेन्स ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। ठीक है, 2023 का ईयर की बात कही जा रही है, पूरे साल भर की बात कही जा रही है, क्योंकि इन्होंने देखिए श्रीलंका के तरफ से ये बेसिकली नेतृत्व करती है और ये न्यूजीलैंड पर पहली दिवसीय श्रृंखला जीत दिलाई है। देख सकते हैं जो बायलैटरल सीरीज न्यूजीलैंड के साथ हुआ था श्रीलंका का, उसमें इन्होंने श्रीलंका को यहाँ पे जीत दिलाई थी और ये बेसिकली 415 रन इन्होंने बनाए थे पूरे वर्ष के दौरान। इन्होंने एक विकेट भी लिया था, 8 ODI मैचेस खेले इन्होंने पूरे वर्ष में, 415 रन बना करके एक विकेट लेकर के 8 मैचों में, ये इनका पूरा बेस्ट था। बेस्ट परफॉर्मेंस इनका जो आया था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में, जब श्रीलंका ने रिकॉर्ड कितना, ये बेस्ट परफॉर्मेंस इनके द्वारा खेला गया था जब श्रीलंका ने अपनी पहली द्विपक्षीय श्रीलंका जीत 2-1 से दर्ज की। अब देख सकते हैं ये जो सीरीज़ हुआ था न्यूजीलैंड के साथ श्रीलंका का, उसमें ये 2-1 से श्रीलंका ने जीता था और उसी में इन्होंने इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया था जिसको लेकर के इनको क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में इनको सेलेक्ट किया गया है, चमारी अथापत्थु। ठीक है, अथापत्थु है ना, अथापत्थु चमारी, कितना कॉम्प्लिकेटेड नाम है यार। ठीक है, चलिए अगर मैं मेंस की बात करूँ तो मेंस कौन है बताइए? वो भी मेंस के रूप में विराट कोहली को सेलेक्ट किया गया। ठीक है, चलिए देख, इसको ध्यान रख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट भी किया था, उसको जा करके लाइक शेयर कीजिए आप लोग, पहले से ही आप लोग को वहाँ पे न्यूज़ में कुछ शेयर कर देता हूँ। श्रीलंका की बात करें तो इसको सिलोन पहले कहा जाता था, ये डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। आज के डेट में आप देख सकते हैं श्रीलंका किस लेवल पे इसकी इकनॉमी कितनी डाउन हो रखी है। आप लोगों ने सुना होगा 1-2 साल पहले की बात है, कितनी वहाँ पे मतलब पैसे की तंगी हो गई थी कि चाइना आ गया था उसको सपोर्ट करने का। चाइना एक बार किसी को सपोर्ट करता है मतलब समझ जाइए कि ज़िंदगी भर वो उसका गुलाम हो गया। अब पाकिस्तान की स्थिति आप देख ही सकते हैं। तो ये इंडियन ओशन में ये बेसिकली लाइक करता है, बे ऑफ बंगाल आपके साउथ वेस्ट में देखने को मिलेगा और इंडिया पेनिनसुला से अलग होता है ये गल्फ ऑफ मनाला और पाक स्ट्रेट से। कैपिटल इसका कोलंबो और जयवर्धनापुर कोट्टे है। करेंसी श्रीलंकन रुपी है। लैंग्वेज बोला जाता है सिन्हाला और तमिल। प्रेसिडेंट रानी विक्रम सिंघे हैं यहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुणवर्धने हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। 2 करोड़ की पॉपुलेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। श्रीलंका यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ तो और अच्छे से क्लियर आपको दिखेगा। पाक स्ट्रीट, गल्फ ऑफ मन्नार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, सी काओ के बारे में मैंने क्वेश्चन पूछा था ना, आप लोगों ने कुछ लोगों ने आंसर भी किया था। जैसे आप लोग आंसर नहीं करते हैं, देखिए बहुत से कम लोग हैं जो बेसिकली आंसर कर रहे हैं। मैं बेसिकली बता दूं कि आंसर आप लोग किया कीजिए। आंसर करने से ये होता है ना कि आप पता चलता है कि हाँ कितने एक्टिव हैं आप चीज़ों को लेकर के, कितने एक्टिव है। जैसे कल के डेट में जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उसमें बहुत सारे आंसर्स आए थे। कल तो बहुत सारे लोगों ने आंसर किया था, जैसे पूजा कुमारी के द्वारा आंसर आया था, प्रिया के द्वारा आंसर आया था, ड्रीम्स कम 11, ये कौन है ड्रीम्स कम 11, इनके द्वारा भी आंसर आया था। तो ये लोग जो हैं बेसिकली बहुत एक्टिव है और बहुत एक्टिवली ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देते भी हैं।
है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग, जो भी लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, वो सभी लोग इसका आंसर बढ़ चढ़ करके दें। ज़रूरी नहीं कि जब आप वीडियो आप जब आ रहा है उसी टाइम पे ही आप इसको ज्वाइन कर रहे हैं। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं उस समय, जब भी उसी समय आप इसका आंसर करें, लेकिन आंसर करें। जैसे ये लोग कितना बढ़ चढ़ करके आंसर देते हैं, और मुझे अच्छा भी लगता है हर एक क्वेश्चन का, ये लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी आंसर दें, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में मैं सब का आंसर पढ़ता हूँ, मैं रिप्लाई भी जाता होगा। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है इसका आंसर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी पहुंच जाए। करंट अफेयर जो है यहाँ पे कवर किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोलंबो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कोलंबो यहाँ देख सकते हैं, जयवर्धने कोट्टे देख सकते हैं, दोनों कैपिटल है यहाँ का, तो ये ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंटार्कटिका में रिपब्लिक डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इंडियन नेवी की जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे टीम है यहाँ पे इंडियन नेवल की, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो लेफ्टिनेंट कैडर जो है ऋषभ रावत है, मंजीत पीओ हैं, ये भारत रिसर्च स्टेशन जो है ट्राई कलर से होस्ट कर रहे हैं अंटार्कटिका में। ये बेसिकली देखने को मिलेगा इंडियन रिसर्च बेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इन्हीं के द्वारा बेसिकली क्या है, वहाँ पे रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नौसेना के हाइड्रोग्राफिक विभाग की अंटार्कटिका में आप यहाँ पे देख सकते हैं गणतंत्र दिवस इनके द्वारा मनाया गया है, ठीक है। इंडियन नेवल के यहाँ पे 75वां गणतंत्र दिवस वहाँ पे इन्होंने वहाँ पे झंडा लहराया है अंटार्कटिका में। ये जो सर्वे टीम है अंटार्कटिका में 43वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान के हिस्से के रूप में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण यहाँ पे किया गया है, और यहाँ पे भारतीय ध्वज और नौसेना ध्वज की मेज़बानी यहाँ पे की गई है। इंडियन फ्लैग और नेवल इंसाइन होस्ट यहाँ पे किया गया। इंडियन नेवी ऑपरेशनल रीच के तहत पहुँच को प्रदूषित करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने अंटार्कटिका में वैज्ञानिक अनुसंधान और अन्वेषण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है कि भारत किस लेवल पे कमिट किया है साइंटिफिक रिसर्च और एक्सप्लोरेशन को लेकर के अंटार्कटिका में, उसको ये दर्शाता है, प्रदर्शित करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अंटार्कटिका की बात हो रही है तो अंटार्कटिका आप देख सकते हैं कहाँ पे। थोड़ा सा लोकेशंस आपको और अच्छे से क्लियर करता हूँ कि लोकेशन जो है, ठीक है, यहाँ पे आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा, मेडागास्कर कितना बार आप देख सकते हैं, केप ऑफ गुड होप यहाँ देखने को मिलेगा, अटलांटिक ओशन देख सकते हैं, इंडियन ओशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इंडियन ओशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये साउथ पोल यहाँ पे देखने को मिलेगा, सदर्न ओशन, वेडल सी, वेडल सी कितनी बार मैंने आपको बताया वेडल सी के बारे में, वेडल सी के बारे में बहुत बार मैंने आपको बताया। तास्मेनिया सी के बारे में बताया, ऑस्ट्रेलिया के नीचे तास्मेनिया। देखिए ये वाला से इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके एग्जाम में, जो बीपीएससी का पेपर है उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये वाला बीच में जो है ये कौन सा स्ट्रेट है, रास्ता जो है इसका नाम क्या है। चलिए ये मुझे बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया के नीचे चलिए इसका भी आंसर कीजिए, कितना 10वां क्वेश्चन है ना, आंसर कीजिए इसका। ये वाला जो रास्ता है इसको क्या कहते हैं, आंसर मुझे चाहिए। क्वेश्चन मेरे तरफ, मेरी क्लासेस कर रहे हैं तो आपको मेरे तरफ से बहुत सारे क्वेश्चंस को फेस करने पड़ेंगे, ये आप ही के भलाई के लिए मैं देता हूँ इससे सारे क्वेश्चंस। थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए ये इंडियन ओशन आप देख सकते हैं, आर्मी आइस शेल्फ यहाँ पे देख सकते हैं, अंटार्कटिका का वेस्ट अंटार्कटिका देख सकते हैं, मैरी बेरिड लैंड देख सकते हैं, डूम्सडे ग्लेशियर, बहुत बार मैंने आपको बताया डूम्सडे, थ्वाइटिस ग्लेशियर याद आ रहा है जो पिघल रहा है वेडल सी में, देख सकते हैं ये मार्क किया, रॉन अल्सर, ये पिघल रहा है, इस पिघलने की वजह से कितनी बार मैंने आपको बताया, पिघलने की वजह से जो सी लेवल होगा ऑब्वियस सी बात है उसका लेवल अप होगा, राइज करेगा, और जितने लो लाइंग आइलैंड है वो सारे क्या होंगे, डूब जाएंगे, ठीक है। तो यही आपको कितनी बार वेडल सी के बारे में बताया है, तो इसको थोड़ा सा आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन क्वेश्चन जैसे जैसे दिमाग में आता है ना मैप को देख करके, मैं चाहता हूँ मेरी तरह आप लोग भी सोचें, कितने स्पेस स्टेशन अब तक भारत के अंटार्कटिका में हैं, रिसर्च स्टेशन, सॉरी स्पेस रिसर्च स्टेशन जो है वो भारत के अंटार्कटिका में आपको देखने को मिलेंगे, और कौन आज के डेट में एक्टिव है और कौन डेड है, मतलब कौन सा स्पेस स्टेशन आज के डेट में एक्टिव है वो भी बताना है, टोटल स्पेस स्टेशन बताना है कितने रह चुके हैं रिसर्च स्टेशन जो है, बेसिकली रिसर्च स्टेशन जो हैं कौन कौन से हैं अंटार्कटिका में भारत के, और कितने रह चुके हैं अब तक, और आज के डेट में कौन एक्टिव है वो आपको बताना है अंटार्कटिका में, ठीक है। रिसर्च स्टेशन, स्पेस स्टेशन कह रहा हूँ, रिसर्च स्टेशन की बात यहाँ पे कही जा रही है।
अगला जो न्यूज़ है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी जब हम लोग चमारी के बारे में पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओडीआई क्रिकेटर मेंस कैटेगरी में जो ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो दिया गया वो विराट कोहली को दिया गया। उसी से रिलेटेड न्यूज़ है ऑफ द ईयर 2023 का, और ये इनका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप में आपने देखा ही है, 765 रन इनके द्वारा बनाए गए हैं, और यह महत्वपूर्ण भूमिका इनके द्वारा निभाई गई थी। फाइनल्स में भी इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा रन बना करके बैटिंग कैटेगरी में टूर्नामेंट में, और एक बहुत ही बेसिकली एक्सेप्शनल बैटिंग जो है, जो असाधारण बल्लेबाजी क्षमता का प्रदर्शन इनके द्वारा किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा मेंस कैटेगरी में विराट कोहली, और फीमेल्स कैटेगरी में मैंने आपको दिखाई है, ये है समारी अथपत्तू। ठीक है, तो ये था आज का पूरा न्यूज़ एनालिसिस। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे आप सभी लोगों के आंसर्स कमेंट सेक्शन में चाहिए, ताकि आपका भी नाम अगले वीडियो में अनाउंस कर सकूं। और इस वीडियो को बढ़ चढ़ करके भाग लीजिए। बहुत सारे लोगों को मेरे बारे में नहीं पता, उनको बताइए। करंट अफेयर्स अगर आपको पसंद आ रहा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास चैनल क्लासेस को लेकर के आ जाए। किसी भी तरह का कोई भी फीडबैक देना हो तो मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हैं, कि उस लेवल पे चीज़ें फिर आपकी अपग्रेड की जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोग के INA के वीडियो में। थैंक यू, दैट्स ऑल।